हेलो प्लीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक ऑफिस के अंदर जहाँ पे लैन किरण बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सोफा पे लैन सिचन और लैन वांगदी बैठा हुआ था। सामने एक शख्स गिड़गिड़ाते हुए कहता है, किरण प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर ऐसा करोगे तो मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हमारे कितने सारे शेयर्स को तुमने ऑलरेडी बाई कर लिया है, पर अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मुझे मजबूरी अपनी जान देनी पड़ेगी। किरण अपने दोनों हाथों को इंटरवाइन करते हुए कहता है, फेमियांग देखो, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ। या तो तुम सारे पैसे मुझे लौटाओ, जो कि मैंने जितने इन्वेस्ट किए थे तुम उसका 1% भी नहीं दे पाए हो। अब हम क्या कर सकते हैं। तो फेमियांग कहते हैं, मैं क्या करूँ किरण, मेरी कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें लौटाने के लिए। मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, मैं कहीं से कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो किरण कहता है, जुगाड़ करने की क्या जरूरत है। हाँ, कंपनी मेरे नाम कर दो या फिर मेरे नेफ्यू के नाम कर दो। तो जो हमारे फेमियांग थे वो कहते, क्या क्या कह रहे हो तुम, मेरा बेटा है, मेरे दो बेटे हैं, मैं उसे उसे कहाँ छोड़ दूं। हाँ। तो किरण कहते हैं, उसके लिए भी मेरे पास एक डील है। ऑलरेडी तुम्हारे बेटे की शादी हो चुकी है, तो हम उसे यहाँ पे अपनी कंपनी में काम पे रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दूसरा बेटा मुझे चाहिए। तो किरण की ऐसी बात सुनकर के कहता है, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम्हें दूसरा बेटा चाहिए। तो वो इशारा करता है वांगजी की तरफ और कहता है, वो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दूसरे बेटे की शादी मेरे नेफ्यू के साथ कर दो। तो जिन फेमिया कहते, ये क्या बोल रहे हो, दोनों दोनों बॉयज हैं, हम उनकी शादी कैसे करा सकते हैं। हाँ। तो किरण कहते हैं, क्योंकि मेरा नेफ्यू बॉयज को ही लाइक करता है, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो फेमियांग अपने घुटनों पे आ गए थे और वो रोते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पर मेरा बेटा तो स्ट्रेट है ना, और वो कैसे कैसे भला। तो किरण कहते हैं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी किन्हान से कहता है, वो फाइल लाओ। किन्हान भी उस फाइल को दे देता है और वो किन्हान से फाइल लेकर के सीधे फेमिया के सामने फेंकते हुए कहता है, इस पे साइन करो। देखो तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं बस यही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी कंपनी घाटे में जा रही है, या तो तुम कंपनी को नाम कर दो, फिर या कंपोसिएट करो, अपने बेटे की शादी मेरे नेफ्यू से करा दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं कुछ और इन्वेस्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फेमियांग, चॉइसेस इज योर, इतना बोल करके किरण वहां से उठ जाते हैं और चले जाते हैं। तो फेमियांग कहता है, ठहरो, मैं कर रहा हूँ। और इतना बोलकर अपनी कांपती हुए हाथों से अपने बेटे का सौदा कर देते हैं वो। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा जो कि बेहद ही चुलबुला था, और वो मतलब मस्ती करना, कुत्तों के पीछे भागना, तितलियों के पीछे भागना, ये सारे काम वो किया करता था। और अपने जीवन में खुश रहना, लोगों की हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर का था। और यहाँ पे वांगजी और विंग दोनों उसकी सेम एज है, दोनों 25-25 साल के हैं। और वो यही सब क्या करता था। उसे कहाँ पता था कि उसके जीवन में एक शांति वाला तूफान आने वाला है, शायद से अच्छे या बुरे के लिए। ये तो इन फ्यूचर पता चलने वाला था उन लोगों को। फेमियांग उस पे साइन कर देते हैं और अनमने मन से रोते हुए वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते किरण फेमियांग से कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, साथ में मैं 2% शेयर तुम्हें रिटर्न करता हूँ फेमियांग। आई होप कि इस बार तुम अपनी कंपनी को बचा लो, ताकि इन फ्यूचर तुम्हारे पास कुछ तो हो ना खोने के लिए। इतना वार्निंग देने के साथ ही हिमयांग उसकी बात को सुन करके वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही सीजन आकर के बोलते हैं, कहते हैं, अंकल आपने ये क्या किया, आपने वांगजी से क्यों नहीं पूछा। हाँ। तो वांगजी कहता है, गगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से, अगर अंकल ऐसा चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूँ। सीजन डिसबिलीव के साथ में अपने वांगजी को देख रहा होता है और कहता है, वांगजी, और इतना बोल करके वो वहां से निकल जाता है। किरण वांगजी के पास आते हुए कहता है, बेटा मैंने तुम दोनों भाई को राइज किया है। तुम्हारा गगा बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों को लेकर के चलता है, तुम्हें भी वैसा ही बनना है। बट मैं तुम्हारे लिए कभी गलत फैसले नहीं लूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम लड़के को पसंद करते हो, और वो सच में तुम्हारे लिए काबिल रहेगा।
और अगर ना रहे तो उसे बना लेना। और वो वार्निंग देते हुए कहते हैं, वांग जी कहता है जी अंकल, इतना बोल करके वो बाहर जाता है। तो सिचन उसका आने का वेट कर रहा होता है। वो वांग जी को हाथों को खींचते हुए ले जाता है और एक कॉरिडोर में लाकर उसको छोड़ते हुए कहता है, जिससे जाकर के वांग जी सीधे इधर उधर लुढ़कते हुए खड़ा हुआ था और कहता है, गगा ये आप क्या कर रहे हैं? तो सिचन कहता है, वही जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम उस बच्चे की लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहते हो? वहां तो कहता है, बच्चा नहीं है वो। तो वांग जी की बातें से सुनकर सीजन कहता है, क्या तुमने उसे देखा है? तो कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा है, पर अगर अंकल ने चूज किया है तो वो सही ही होगा ना। उसकी शादी की एज होगी तभी तो वो शादी की बात कर रहे हैं ना। सीजन कहते, फॉर गॉड से वांग जी अपना अकल यूज करो, अंकल तुम्हारा बिजनेस के फायदे के लिए शादी कर रहे हैं। तो वांग जी कहता, सो व्हाट गगा, मेरी शादी एक लड़के से तो हो रही है ना, कम से कम वो मेरी शादी एक लड़की से तो नहीं करा रहे हैं ना, इतना ही मेरे लिए काफी है। पर अगर वो नहीं माना तो मैं उसे मना लूंगा। इतना बोल करके वो वहां से चल देता है। कार में आने के बाद एक इविल स्माइल देते हुए वांग जी कहता है, अंकल को माननी ही पड़ी। और फिर वो कुछ फ्लैशबैक देखता है जहाँ पे अंकल को वांग जी ने इस तरह से टर्न किया था, वो भी किन्हान की मदद से, ताकि वो अंकल को वो प्रेशर बना सके और अंकल ऐसे स्टेप्स ले सके ताकि उसकी शादी उससे हो जाए। तो हम देखते हैं वांग जी जो कि एक बार शॉपिंग मॉल में गया हुआ था और वहां पे विंग कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था। जब वो देखता है कि एक लड़का जो कि बहुत क्यूट सा है, और वांग जी उस समय कपड़े वाले सेक्शन एरियाज में था और वो कुछ सूट को सिलेक्ट कर रहा होता है। वो ऐसे जाते हुए विंग को देख रहा होता है, जिसे देखते ही वांग जी को फर्स्ट लव साइड हो गया था और वो विंग को बस जाते हुए देख रहा होता है। वो अनजाने में ही उस कैबिन से बाहर निकल करके बाहर की तरफ चल देता है जिस तरफ से विंग जा रहा होता है। विंग जो कि अपने दोस्तों नीविसैंग यूविन के साथ विनिंग के साथ में वो वहां से जा रहा होता है। उसके साथ सिसी और वेनकिंग भी होती है। वो सभी बातें करते हुए शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। वांगजी उनको फॉलो करता हुआ जा रहा होता है। सभी लोग ड्रेस सेलेक्ट करके जा रहे होते हैं। अचानक से विंग वांगजी से टक्कर खा जाता है, जिस वजह से विंग के कान में लगा हुआ एयर प्लग गिर जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो टन की आवाज होती है, जिस वजह से विंग के कानों में जोर से झन्नाटेदार ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। और यहाँ पे विंग का एक कान खराब होता है, जिस वजह से वो अपने एक कान में मशीन यूज करता है। उस कान से भी उसे सुनाई देता है लेकिन बहुत कम, और इसी वजह से वो मशीन यूज करता है। जब ये झन की आवाज होती है तो विंग चुपचाप से नीचे धड़ाम से बैठ जाता है और अपने दोनों कानों को बंद करने लगता है। वांगजी को एक पल के लिए समझ तो नहीं आया, पर विंग अपने कानों को बंद किए हुए अपने दूसरे हाथ से उस मशीन को खोजने का ट्राई करता है। उसने कान के साथ साथ में आंखों को भी बंद कर रखा हुआ था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा। फिर उसकी नजर उस हेडफोन के ऊपर जाती है। जब वो देखता है तो कहता है, ये क्या है? क्या वो इसे ढूंढ रहा है? फिर देखता है कि विंग कैसे अपने दोनों हाथ से अपने कान को बंद भी कर रहा था और बीच बीच में रुककर वो उसे ढूंढ भी रहा होता है। वांगजी उसके दोनों कानों को ऊपर अपने हाथ रख देता है ताकि विंग आसानी से उसे ढूंढ सके। थोड़ी देर बाद जब विंग को रियलाइज होता है कि उसके कानों के ऊपर किसी और के हाथ है, वो अपनी आईज को ओपन करता है। तब जाकर के पहली बार विंग और वांगजी का आमना सामना हुआ था। वांगजी ने विंग को देखा था। विंग को देखते ही वांगजी जो कि उसके प्यार में पड़ गया था, उसे वो खोना नहीं चाहता था। विंग उस एयरबड को ढूंढता है और अपने कान में पॉइंट करते हुए कहता है, थैंक यू गगा, आपने मेरी हेल्प की थी। वो एक्चुअली में मेरा एक कान खराब है ना, तो मुझे चीजें सुनाई नहीं देती और ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा हो। वांगजी कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? तो विंग कहता है, यस गगा, मैं ठीक हूँ। और बो डाउन करता हुआ विंग वहां से कपड़े उठा करके वापस से चेंजिंग रूम में चला जाता है। उसके जाते ही हमारा वांगजी जो उसके साथ में खड़ा था, उसका एक बॉडीगार्ड और साथ में जोसेफ, उससे कहता है, जोसेफ जाकर इस लड़के की पूरी आइडेंटिटी निकाल करके लाओ। वो भी वहां से सर हिलाता हुआ चला जाता है। उसके बाद वांगजी वापस से वहां आता है और 2-3 सूट को सिलेक्ट करते हुए कहता, ये अच्छे लग रहे हैं मेरी शादी के लिए। और वो ऐसे चूज करता हुआ बहुत सारे कपड़ों को सिलेक्ट करता और कहता, ये सभी भी पैक कर दो। और उसने विंग के लिए भी कपड़ा बाय किया हुआ था। उसके बाद वहां से निकल के आता है जहाँ पे विंग देखता है कि वो मैकडॉनल्ड्स के शॉप में बैठ करके और अपने हाथ में ट्रे लेकर के वो जा रहा होता है। वांगजी एक नजर उसे देखता है और वहां से वो चला जाता है। अब 1 घंटे के बाद वांगजी के ऑफिस में विंग से रिलेटेबल सारी जानकारी थी और वांगजी को पता चल गया था कि जियांग जेंग
जियांग जियांग फिमियान के सेकंड चाइल्ड है। जियांग चेन जिसकी शादी लिली से हो चुकी होती है और उसका एक बच्चा भी होता है। उसकी बेटी यानली की भी शादी जिन जिसवान के साथ हो गई होती है और वो जिन फैमिली में रह रही होती है। अभी ओलिवर विंग ही बचा हुआ था शादी करने के लिए, इसीलिए कहता वो इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इतना बोल करके उस पिक्चर को वो देख रहा होता है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। उसमें वो देखता है कि किस तरह से यूबिन उससे चिपका हुआ है और जो हमारा यूबिन के साथ साथ नी हुसैंग भी है वो विंग के साथ ऐसे पोज दे रहा होता है जिसे देख करके वांगजी का तो मुंह ही बन गया था। और वो कहता है तुम मेरे हो, मेरे अलावा किसी और के कैसे हो सकते हो, हाँ। और इतना बोल करके वो कहता है बट बहुत जल्द तुम्हें मेरा होना होगा। और इतना बोल करके वो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद ही किन्हान को बुलाता है और कहता है अंकल आपको नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए? तो किन्हान समझ गए थे और कहते हैं मास्टर आप क्या चाहते हैं वो बताइए मुझे। तो वांगजी कहता है आप अंकल को बता सकते हैं कि मैं एक लड़के को पसंद करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। किन्हान कहता है वो कैसे भला? फिर वो कहता है हमारे बहुत सारे शेयर्स जियांग्स में है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप फेक आइडेंटिटी बना करके उन सारे शेयर्स को खरीद ले और उसे कम दाम पर बेच दे, ताकि जब उनके शेयर्स ही नहीं रहेंगे, जो अंकल ने इन्वेस्ट किया है उनकी कंपनी में एज अ फ्रेंड होने के नाते, तो जाहिर सी बात है जब वो उनके पास कुछ रहेंगे ही नहीं तो अंकल उन्हें वापस जरूर लेंगे। तब आप अंकल के सामने ये सजेस्ट कर सकते हैं ना कि मैं उससे शादी कर लूं अंकल। और वो किन्हान को बोलता है। किन्हान समझ गया था क्योंकि किन्हान किरण को पसंद करता है और किरण किन्हान की हर बात मानता है, इसीलिए किन्हान कहता है मैं समझ गया मास्टर। और इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो वैसा ही करता है जैसा वांगजी ने कहा था। और अभी बैक टू द प्रेजेंट, वो कार में बैठा हुआ विंग की पिक्चर को देख करके एक इविल स्माइल दे रहा होता है। उसके बाद कहता है अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें बस जल्द से जल्द अपनी बाहों में चाहता हूँ। और इतना बोल करके वो अपने पेंट हाउस के लिए उसे बोल देता है आने के लिए और कहता है मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। और फिर उतना बोलते हुए वो जोसेफ को कॉल करते हुए कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अब 1 घंटे बाद विंग को पकड़ा करके ले आया हुआ था उसके पेंट हाउस में और सीधे ला करके सोफा पे फेंक देता है। अब जब वांगजी आता है तो देखता है कि वो सोफा पे मशक्कत कर रहा है, तो उन दोनों को वो इशारा करता है वहां से जाने के लिए। उसके बाद वो वहां पर जाके बैठ जाता है और उसके मुंह से वो मास्क निकाल देता है। फिर वो विंग को सेव करना शुरू करता है। जब विंग देखता है वांगजी को तो वो कहता है गंगा ये आप क्या कर रहे हैं? तो वांगजी कहता है मुझे तुम्हें इनहेल करना है, तुम्हारी ये कोलेजन की स्मेल, माय गॉड किल मी, हाँ। और इतना बोल करके वो सीधे विंग की तरफ लेन हो रहा होता है। उसके बाद अपने एक हाथ से वांगजी के टी शर्ट, वांगजी जो था वो विंग के टी शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए उसके पूरे बेली एरिया को ऐसे टच करना शुरू कर दिया हुआ था। विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। तो वांगजी कहता है 5 दिन, ओनली फॉर 5 डेज, उसके बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हाँ, है इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब इसके लिए रेडी हो जाओ और खुद को प्रिपेयर कर लो। तो विंग कहता है ये आप क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे आपसे शादी क्यों करनी होगी? और वो कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज रिमूव योर हैंड, प्लीज प्लीज गगा। वांगजी कहता है ओह तो मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं आया? ओ सट, बट क्या ही कर सकते हैं क्योंकि तुम मेरे जो होने वाले हो। हाँ। और इतना बोल करके वो उसे अपने करीब कर लेता है। विंग पूरा मतलब उसका ना आधा बॉडी वांगजी के ऊपर आ चुका था और वो कहता है ये आप क्या क्या कर रहे हैं? प्लीज अपने हाथों को हटा लीजिए ना। वांगजी कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, आई एम योर हवी, ओके ना। और इतना बोल करके वो विंग को छोड़ देता है। उसके बाद अपने हाथ में एक चाकू लेता है जो कि फ्रूट बास्केट में रखा हुआ था। उसके बाद वो उसको पहले घूर कर देखता है और वो फिर आता है रिंग के फेस पर ऐसे घुमाते हुए कहता है हाउ इंटरेस्टिंग, कैसा लगेगा ये? हाँ। और इतना बोल करके वो सीधे रिंग को बैक की तरफ से खींचता हुआ अपने पैरों को ऊपर लाता है और उसके हाथ में जो रोप बंधा हुआ था प्लास्टिक वाला उसे वो कट करना शुरू कर दे रहा है। उसके बाद उसे वार्निंग वाले लहजे में कहता है अगर तुम मेरा कहा मानते रहे और मुझे सपोर्ट करते हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, साथ में तुम्हारे डैड की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी
और हम एक हो जाएंगे, तुम्हारे डैड की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए इन सभी चीज़ों को जल्दी से जल्दी फिक्स करो, और हाँ, अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ मत करना, ओके ना। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतना बोल करके वो सेट हो जाता है। रिंग जिसके हाथ खुल गए थे वो फटाक से खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को देखता है, जो उस रस्सी की वजह से ना उसके हाथ में लाल लाल दाने पड़ गए थे। और वो देखते हुए अपने हाथ को झटका रहा होता है और कहता है, ये क्या बकवास कर रहे थे तुम, हाँ, और अभी पूरा फॉर्म चेंज इसका। और उसके पास आते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, साइको कहीं के, तुम मुझे यहाँ किडनैप करके लेके आ गए और मुझसे कह रहे हो मुझे तुमसे शादी करनी है। क्यों करो शादी में, तुम होते कौन हो, हाँ, और क्या फिक्स करना है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन, क्या बकवास किए जा रहे हो, हाँ, मुझे बताओगे। और तुमने मेरा किडनैप किया है, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। तुम एक एक किडनैपर हो, तुम मुझे किडनैप कैसे कर सकते हो। और इतना बोल करके वो उसकी तरफ उंगली पॉइंट कर करके बोल रहा होता है। वांग जी अपने सीट से खड़ा हो जाता है और अपने दोनों पॉकेट के अंदर हाथ डाले हुए था वो, और चुपचाप विंग की सारी बातों को वो सुन रहा होता है। विंग जब देखता है कि वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा है तो वो कहता है अपने मन में, क्या ये पागल है या फिर गूंगा है। नहीं नहीं, गूंगा कैसे हो सकता है, ये तो थोड़ी देर पहले मुझसे बोल रहा था ना। हाँ, ये गूंगा नहीं है, पर पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और कहता है, तुम मेरे हस्बैंड वैसे कुछ भी नहीं लगते, समझे ना। और इतना बोल करके वो बाहर जाने लगता है। तो वांग जी उससे कहता है, जल्दी से सभी चीजें सॉर्ट आउट करके मेरे पास आओ, क्योंकि तुम्हें अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी भी तो पूरी करनी होगी ना। विंग बस उसकी बातों को सुनकर कहता और इतना बोल करके वहां से वो भाग जाता है। वांग जी उसके जाने के बाद स्माइल करते हुए कहता है, हाउ इंटरेस्टिंग, तुम बहुत सॉफ्ट हो विंग। और उसे नाम पढ़ा हुआ था उस पर उसका। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पे उसके दिमाग में बहुत सारे वाइल्ड थॉट आ रहे थे विंग को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ विंग भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, डैड 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 वेयर आर यू, डैड डैड वेयर आर यू, डैड कम कम फ्रॉम हियर, डैड वेयर आर यू। ऐसे वो चिल्ला रहा होता है। थोड़ी देर बाद डैड उसके स्टडी रूम से बाहर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उदास थे। वहीं सोफा पे बैठ जाते हैं और अपने सर के ऊपर हाथ लिए हुए थे। वहीं यू भी आ जाती है, जांग चेंग भी आ जाती है लिली के साथ में, और आते हुए सभी उदास बैठे हुए थे। विंग कहता है, आखिर क्या हुआ है आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे सेल कर दिया, क्या मुझे बाहर से पता चलना चाहिए था इस बात को। मेरे जाने बगैर आप लोगों ने मेरी शादी किसी और के साथ तय कर दी, और मुझे बचाना आप लोगों ने उचित तक नहीं समझा। हालांकि मैं मानता हूँ कि और मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे किसी और को सेल कर दो। बताओ मुझे, हाँ। तो जो हमारे जियांग फिमियान थे वो कुछ भी नहीं बोलते। जियांग उसके पास आते हुए कहता है, बेबी ब्रो, हमने तुम्हें सेल नहीं किया है, तुम जानते हो ना हमारी कंपनी दिनों दिनों डाउन हो रही है, और डैड ने जिसके हाथ से शेयर बेचे थे ना वो भी फ्रॉड निकला, पता ही नहीं चला कि वो शेयर कहाँ गए, और हमें इतना घाटा हो गया। इसी वजह से अंकल ने शर्त रखी थी कि अगर वो तुम्हारी शादी उनके नेफ्यू से करा देते हैं तो वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और हमें मुनाफा होगा। तो विंग कहता, ओह रियली, मतलब अपना फायदा के लिए आप लोग मेरी शादी उस मॉन्स्टर से कर रहे हो जो कि मेरा किडनैप करके ले गया हुआ था। तो जंग जिंग कहता, हाँ। तो विंग कहता, हाँ, आप लोगों को तो पता भी नहीं है, 2 घंटे पहले मेरा किडनैप कर लिया था उसने, और वो मुझे अपने अपार्टमेंट लेके गया हुआ था, और आप चाहते कि मैं ऐसे से शादी करूं। तो उसके डैड कहते हैं, विंग हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो। और वो अपना सर उठा करके विंग को देखते हैं। विंग देखने के बाद शॉक, क्योंकि उसके डैड रो रहे होते हैं। यू उसके पास जाते हुए उसे कंसोल करते हुए कहती है, हिमिया प्लीज खुद को काम डाउन करो। विंग कहता है, डैड इट्स ओके, मैं ये शादी करने के लिए रेडी हूँ। और इतना बोल करके बुद्ध बना हुआ चुपचाप से अपने कमरे में चला जाता है और बेड लग के बैठ जाता है और कहता है, क्यों, आखिर क्यों, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी, मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड। और इतना बोल करके वो गुस्से में दांत पीस रहा होता है। उसके जाने के बाद जियांग सिंह डैड से के पास आकर कहता है, डैड कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्या हम लिली के डैड से सपोर्ट ले सकते हैं। तो फिमियान कहते हैं, जियांग सिंह रकम बहुत बड़ी है, हम कुछ भी करें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें उतना पैसा रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं, हम उन्हें वो अफोर्ड करा ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं, भूल जाओ कि एक तुम्हारा भाई भी है, और शायद से इन फ्यूचर जाके कहीं सब कुछ ठीक हो जाए चीजें, पर फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसका। और इतना बोल करके वो वहां से उठते हैं और अपने कमरे की ओर चल देते हैं। वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है।
वहीं दूसरी तरफ विंग ये सारी सोचते सोचते उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, इसीलिए वो सोचता है कि वो उससे मिलने जरूर जाएगा। रात के टाइम में खाना वाना खा चुकने के बाद जब सभी लोग अपने कमरे में आ गए थे तो विंग भी अपने रूम में आ जाता है। सबको लगा सब तो सोने चले गए। सबके सो जाने के बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, जबकि उसके डैड स्टडी रूम में थे, जियांग चेंग भी अपनी वाइफ के साथ में था। रिंग चुपके चुपके करके उस घर से निकलता है और अपनी बाइक लेकर के वो वांगजी के उसी पेंट हाउस वाले अपार्टमेंट पे आ जाता है। आने के साथ ही वो अंदर आ रहा होता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं, तो वो उसे कहता है कि वो उससे मिलना है क्योंकि वो उसका होने वाला हस्बैंड है। इतना सुनते हुए सिक्योरिटी गार्ड छोड़ देता है और वो अंदर आता है। अंदर आने के साथ ही देखता है कि जो वांगजी है वो अपने लिए ग्लास में शैंपेन पोर कर रहा होता है। आने के साथ ही कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो वांगजी कहता है, एग्जैक्टली, आखिर तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या तुम्हें सब समझ में आ गया? जो तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरी करनी है ना? विंग झल्लाते हुए कहता है, पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो वांगजी कहता है, प्रॉब्लम क्या है? तो विंग कहता है, मैं लड़कियों को लाइक करता हूँ, ना कि तुम्हें। मैं एक लड़का के साथ अपनी लाइफ कैसे बिता सकता हूँ? वांगजी कहती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ यही बहुत ज्यादा है और काफी है, क्यों नहीं होना चाहिए? इतना बोल करके वांगजी विंग के करीब बढ़ता जा रहा था। विंग जब उसे अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो पीछे की तरफ हो रहा होता है। वांगजी उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी ओर लीन करता है और कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे लाइक करते हो और किसे नहीं, बस मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ अभी तक, और तुम्हें भी मेरे लिए लॉयल होना होगा। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है और क्या नहीं, लेकिन अब से सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लॉयल रहोगे। डू यू गेट दैट? इतना बोल करके वो शैंपेन मुंह में लेता है और उसके साथ ही वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो जो शैंपेन था वो विंग के माउथ में और उसके माउथ में इधर से उधर होते हुए पूरा बाहर आ रहा होता है, और वांग जी उसे पैशनेटली उसके लिप्स को बाइट करते हुए, काटते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया हुआ था। विंग जब देखता है ये क्या हो रहा है तो अपने दोनों हाथ से उसके शोल्डर को पुश करते हुए अलग करता है और एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहता है, तुम एक वैसी हो, तुम्हें ऑनली पर यही दिखता है क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ, ना कि लड़के को? तो वांगजी उसके पास आता है, उसके बालों को खींचते हुए कहता है, डोंट टेल मी कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी है। विंग कहता है, नहीं है, लेकिन मैं बना लूंगा और तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो वांगजी कहता है, ठीक है, फिर मैं उसका तुम्हारे सामने रेप कर डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लड़के को पसंद करता हूँ तो लड़कियों के साथ कुछ नहीं कर सकता? उसके साथ ऐसा करूंगा कि वो अधमरी हो जाएगी और किसी लायक नहीं बचेगी, इतना याद रखना। रिंग गुस्से से दांत पीसता हुआ एक लात मारता है वांगजी के पेट पर और वहां से चला जाता है और बाहर बड़बड़ाते हुए आते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, होने वाले फ्यूचर हस्बैंड। तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? डैड को ब्लैकमेल किया मुझे पाने के लिए। उस दिन हम बॉल में मिले थे ना, और तुम मुझे जिस तरह से घूर रहे थे, मुझे सोचना चाहिए था ये तुम्हारा प्लान हो सकता है। मैं तुम्हारे प्लान पे तो पानी डाल के रहूंगी, देख लेना। इतना बोल करके वो गुस्से से तमतमाता हुआ बाहर चला आता है। तभी वो देखता है कि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई और कह रहा, सिट, इसे भी अभी ही होना था, क्या करूं? फिर थोड़ा देर ये इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर काटता है और कहता है, आह, इसे भी अभी ही आना था। इतना बोल करके वापस से वो अंदर आता है। तो पहले वो देखता है कि वांगजी कहाँ है, फिर इधर उधर देखता है तो अचानक से वांगजी उसके सामने आ जाता है और अपने भौहें चढ़ाते हुए कहता है, व्हाट, क्या तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है? हाँ, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विंग जब विंग वांगजी को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि जो वांगजी था वो बाथ गाउन में था और उसने नीचे टॉवल रैप किया हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो बाथ गाउन था उसे वो उसने बांधा हुआ नहीं था। जिस वजह से वांगजी का 8 पैक्स जो बॉडी था, उसके ब्रॉड चेस्ट, मिल्की वाइट स्किन बॉडी और उसका मेसी हेयर, वो सभी चीजें विंग को साफ साफ नजर आ रहा था। और वो पूरा मुंह फाड़े अपने सलाइबा को गल्प करते हुए विंग वांगजी को ओनली फॉर लस्टी भरी आइज के साथ में देख रहा होता है। वांगजी जब उसकी नजरों को अपने ऊपर फील करता है तो उसे कहता है, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, कि मैं अभी खड़े खड़े तुम्हारे साथ शादी से पहले वो सभी थिंग्स कर डालूं? विंग कहता, नहीं, बारिश हो रही है बाहर, मुझे थोड़ा देर यहाँ रुकना है जब तक कि बारिश छूट नहीं जाती, और हाँ, मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। इतना बोलकर वांगजी को धक्का देता है और सीधे वांगजी के हटाते हुए विंग सोफे पे जाके लीन हो जाता है और कहता है, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, बारिश जैसे ही छूट जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इतना बोल करके वो सोफे पे चला जाता है।
और वहां जा करके तकिया को हक करके बैठा हुआ होता है। वांगजी तो थोड़ा देर उसे घूरता है एंड देन कहता है, जाने से पहले लाइट्स ऑफ कर देना, मुझे काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलते हुए वांगजी वहां से चला जाता है। विंग कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, हाँ, जैसे मैं इसका नौकर आया हूँ, मैं तो सारी लाइटें ऑन करके जाऊंगा, तुम देख लेना। और इतना बोल करके उसको मुंह चिढ़ा रहा होता है। वांगजी अंदर जा चुका होता है और स्माइल करते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग विंग। हाँ, मुझसे ये 3 दिन और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि कल और आज 2 दिन बीत गए थे, 3 दिन और 5 दिन में बोला था उसने शादी करेगा, तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। और कहता है, कब आएगा वो वेडिंग डे जब मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं तुम्हें पूरी तरीके से मेस्ड अप कर डालूंगा विंग। और इतना बोलते हुए वो रेडी होता है, उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना होता है। वो चला जाता है वहां से विंग को देखते हुए, जो कि विंग सोफा पे बैठा बैठा झुक रहा होता है, मतलब झपकियां ले रहा होता है। अब रात के 12:30-1 बजे बारिश जो कि बहुत तेज से हो रही थी, बहुत तेज से करकराती हुई बिजली और सभी चीजें, अचानक से बिजली कड़कने की वजह से विंग की नींद खुल जाती है और वो सामने ही वांगजी को बैठा हुआ देखता है। जैसे ही वो देखता है, उसकी तो हालत खराब, क्योंकि एक तो पूरा लाइट्स ऑफ था और वांगजी वहां पे खड़ा था मानो कि एक डेविल हो, और उसने अटायर भी ब्लैक कलर का ही पूरा पहना हुआ था ऊपर से नीचे तक का, जिसे देखकर विंग चिल्ला पड़ता और कहता है अपने हाथों को मुंह में काटते हुए, तू मेरा क्या कर रहे हो? हाँ। वांगजी बिना कुछ बोले सीधे आकर के, जो कि वो सोफा पे बैठा हुआ था, तो ग्लास वाले टेबल पे बैठ जाता है। विंग जैसे ही उठ के वहां से 9-11 होने वाला था, आई मीन भागने वाला था, उसके शोल्डर को पकड़ते हुए, उसे जबरदस्ती बैठाते हुए कहता है, आई एम योर हस्बैंड, फिर वाई? हाँ, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? क्या मैं तुम्हें कच्चा खा रहा हूँ? नहीं ना, फीड करो, 3 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं वो सभी थिंग्स करूंगा। वी, मैं लॉयल हूँ, मैं प्योर हूँ, और मुझे पता है तुम भी प्योर हो ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता और उसे हटा रहा होता है। वांगजी धीरे धीरे करता हुआ विंग को लीन करता है सोफा पे और खुद भी उसके ऊपर आ जाते हैं। वांगजी कहते हैं, ये तुम क्यों कर रहे हो? कैसा कर, ऐसे नहीं करते, हटो, हटो मेरे ऊपर से, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांगजी हटो मेरे ऊपर से, हटो, यू डेबल बेस्ड कहीं की, हटो ना। और उसको धक्का दे रहा होता, मार रहा होता है उसको। इस चक्कर में एक थप्पड़ भी लगा दिया हुआ था। कहता हटो मेरे ऊपर से, हटो। पर वांगजी सीधे से उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता, चुप रहो, बहुत हाथ पैर और मुंह चलता है तुम्हारा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता, इसलिए झंडा रहो। और इतना बोल करके उसके पूरे फेस के ऊपर अपने हाथ से उसके पूरे फेस को ऐसे सहलाता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा प्रीसियस हो। और इतना बोल करके उसके जबड़ों को पकड़ता है, जिससे उसका मुंह ओ हो गया था, और विंग उसके दोनों लिप्स को, अपर वालों को लोअर वालों को सब कर रहा होता है। विंग जब ये देखता है तो उसको धक्का देते हुए हटा देता है, और अचानक से नींद की वजह से उठ के बैठ जाता है और अपने हाथों पैर को भांजते कहता, नहीं 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 नहीं। फिर कहता, हाँ ये क्या था? और वो पूरा बारिश के टाइम में भी पसीना से तरबतर हो चुका था और वो सपना देख रहा था, और खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारते हुए कहता है, विंग 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 विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सोते हुए भी उस वेस्ट फाइल के सपने कैसे देख सकते हो? वो नहीं है यहाँ पे, और तुम इतना गंदा सपना कैसे देख सकते हो? ये, और वो ऐसे कर रहा होता है, अपने ख्यालों में खोया हुआ खुद को कॉर्स कर ही रहा होता है कि वो इतना वाइल्ड और हॉट सपना कैसे देख सकता है। तभी डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देती है और रिंग चौंकते हुए उस ओर देखता है। यहाँ से वांगजी एंटर कर रहा होता है। वो देखते ही चीखने वाला होता है। वांगजी उसकी तरफ आता है, जो कि ड्रंकन हालत में बहुत ज्यादा था। वो सीधे आकर के उसके बगल में बैठ जाता है। रिंग उसे खसकने का ट्राई करता है तो वांगजी उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपनी तरफ खींचता और कहता है, कहाँ जा रहे हो माय फ्यूचर वाइफी? रिंग कहता, हाँ, आई एम नॉट योर वाइफी, आई एम योर हस्बैंड। तो वांगजी कहता है, हट ए वो, मुझे वैसे भी सोना है। और इतना बोलते हुए वांगजी विंग के शोल्डर पर लेन होने वाला होता है, तो विंग भी धीरे धीरे लेन हो रहा होता है। तो वांगजी कहता है, वाइफी हिलना डुलना बंद करो, मुझे सोना है, मुझे सोने दो प्लीज, मुझे सुकून चाहिए। और इतना बोल करके वो आराम से उसके गोद में सर रखने वाला होता है। तो वांगजी उसको मारते हुए कहता है, विंग विंग उसको मारते हुए कहता है, यू डेविल बेस्ट, हटो मेरे ऊपर से, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ये क्या कर रहे हो, हटो ना प्लीज प्लीज, हटो हटो। लेकिन वांगजी तो वांगजी था। विंग के दोनों हाथों को पकड़ता और अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहता है, वाइफी मुझे सोना है प्लीज। हाँ। और इतना बोल करके वो करवट हो जाता है और उसके गोद में अपना सर रख के उसके दोनों हाथों को ग्रैब करता हुआ
सो जाता है। विंग कहता है ये क्या है, ये बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। जब ये जागा हुआ रहता है तो इंसान का मॉन्स्टर ज्यादा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि मैं कोई बस मीट बंद हूँ और ये मुझे आएगा और चाकू से कट 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 करेगा और उड़ा डालेगा और खा जाएगा, वो भी फूक की मदद से। हाँ, और अभी देखो ये एक छोटे बेबी की तरह सो रहा होता है। रिंग तो थोड़ा देर पहले उसको कॉज करता है, अच्छा खासा सुनाता है, एंड देन उसके फेस को देखता है। वांगजी देखने में बहुत ज्यादा मोस्ट हैंडसम एलिगेंट पर्सन लग रहा होता है। रिंग देखते देखते उसको कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। मॉर्निंग के टाइम में जब वांगजी की नींद खुलती है तो वो पहले तो हाथ देखता है, कहता है हैंड, फिर वो ऊपर देखता है जहाँ विंग सोफा पे ऐसे सर टिका करके सो रहा होता है। तो फटाक से उठ के बैठते हुए कहता है तुम यहाँ, तुमने कहा था कि मैं घर चला जाऊंगा। तो विंग अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहता आ मेरी हाथ, यू मोस्ट ऑफ दिस वाइट, मेरी हाथों को तुमने तोड़ डाला। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे शौक है किसी को अपने गोद में रखकर सोने का। यू चंगली सांड खाई के, और इतना बोल करके एक लात मारता है उसके टांग पे और वहां से उठ के वो बाहर जा रहा होता है। तो वांगजी कहता है ठहरो। तो विंग कहता है अब क्या है। तो वांगजी कहता है तुम्हें मैंने कहा था ना कि हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरी कर दो, तो मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। विंग कहता है हाँ, मैं क्यों बनाऊं, अपने सवन को बोलो वो आकर के बना देगी। तो वांगजी कहता है इस घर में सवन नहीं है, मैं तो विंग कहता है हाँ ठीक है मैं बना देता हूँ, बाकी खुद खा लेना। और इतना बोल करके कहता है किचन कहाँ है। वांगजी पॉइंट आउट करते हुए दिखा देता है किचन उस तरफ है। विंग फिर वहां से दन बनाते हुए किचन में जाता है तो ढूंढता है कुछ वेजिटेबल्स और कुछ थे सामान वहां पे, ज्यादा नहीं थे, अंडे वगैरह थे। फिर वो अंडा और नूडल्स को मिक्स करते हुए एक डिश बना देता है जिसमें वो थोड़ा बहुत किमची वगैरह, किमची बोले यार, बीन्स को कट करके डाला था और कॉर्न्स को भी डाला था और लेमन थे, एग था, वो सबको मिला करके एक डिश बनाता है। और वो वांगजी के सामने लाके पटकते हुए कहता है ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट, इसे खाओ और मेरा जान छोड़ो। इतना बोल करके विंग जैसे ही वहां से जाने वाला होता है वांगजी उसको हैंड को पकड़ते हुए सीधे अपनी गोद में लेता है, जिस वजह से विंग उसके गोद में जाके गिरा हुआ था। वांगजी उसके नेक के नीचे एक हाथ रखता है और उसके टमी के ऊपर एक हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। हाँ, विंग कहता है नहीं, तुम्हें देखने के बाद मेरा पेट भर गया, फिर मेरी भूख ही मर गई। मुझे नहीं खाना, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है और मुझे आज काम भी करना है, छोड़ो हटो भी। इतना बोल करके वो विंग वांगजी को धक्का देते हुए उठ जाता है और वहां से चला जाता है। वांगजी उसको ओनली फॉर जाते हुए देखता है। फिर वो विंग का बनाया हुआ नाश्ता को टेस्ट करता है, उसे खाने में बड़ा अच्छा लग रहा था। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है हाँ, मुझे इतनी अच्छी नींद आई मैं सोच भी नहीं सकता। फिर वो उस नूडल्स को वो खाना शुरू कर देता है जो विंग के बना के गया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने घर आता है और डैड को कहता है डैड आज हमारा कैंपेन है तो मैं जा रहा हूँ। और इतना बोल करके वो ऑलिवर अपने कमरे में जाता है, रेडी होता है, सावर ओवर लेता है और नीचे आ जाता है। उसके डैड कहते हैं विंग कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे बेटा। विंग जाते जाते कहता है डैड आपने बात करने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है, इसलिए प्लीज। और इतना बोल करके विंग वहां से निकल जाता है। विंग नी है सेंग और वेनिंग और सीसी के साथ मिल करके कैंपेन के लिए बाहर आता है, जहाँ पे वो हार्ट वाले पेशेंट के लिए कैंपेनिंग करता था। तो पहले तो कुछ पैसों को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो कुछ कॉफीज और कुछ सामान, खाने पीने का सामान लेकर के और कुछ पैसे जो कलेक्ट किए हुए थे वो उन लोगों को देने के लिए जाता है। वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे उन लोगों को कॉफी, स्मूदीज, जूस ये सब पकड़ा रहा होता है, जिसको जो पसंद आ रहा होता है खाने के पैकेट को दे रहा होता है। और कैंसर पेशेंट वाला, हार्ट पेशेंट वाले के लिए जो ब्लॉक्स था वहां जाकर के वो उन पैसों को वो डोनेट करके जैसे ही बाहर आते हैं तो सभी लोग कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और सभी लोग अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। वांगजी जो कि किसी सिलसिले से उसी तरफ आ रहा होता है, जो कि रोड से क्रॉस कर रहा होता है, तो देखता है कि वो विंग है और उसकी नजर विंग पर नहीं जाती है। जो उसके साथ उसका सेक्रेटरी जोसेफ था वो कहता है सर वो तो मास्टर लग रहे हैं। तब तो जाकर के वांगजी उसे देखता है और जब विंग को देखता है वांगजी तो उसके गुस्से का लेवल बढ़ गया था, क्योंकि यूविन विंग को ऐसे कंधे पे, शोल्डर पे हाथ रखे हुए था और तो और वो इस तरह से क्लोज था और यहाँ तक कि नी संग भी विंग को गुदगुदी लगा रहा होता और वो लोग मस्ती मजाक कर रहे होते और वांगजी को देखा नहीं जा रहा था। जल कुकड़ा हमारा जला हुआ भुना भुट्टा, वो अपनी कार को खोलता है स्टॉप और वो कार से बाहर आता है दन दनाते हुए और सीधे विंग को खींचते हुए बाहर लाता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो वांगजी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या भूल गए हो कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। और इतना बोलते हुए सीधे वो विंग को कार में लाके फेंकता है। अब जो सबको पता था कि उसके ख्याल नहीं, इसलिए वो बाहर जाकर के पैसेंजर वाले सीट पे बैठ जाता है और वांगजी उस पे बैठ जाता है।
रिंग उसको हिट करते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने आया था, तुम मुझे इस तरह से पकड़ के क्यों ले जा रहे हो? वांग जी कहता है, शट अप, जस्ट शट अप, शट अप, शट अप, भूलो मत कि हम दोनों शादी करने वाले हैं और तुम्हारे डैड ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी किया है, तो लीगली और इलीगली दोनों तरह से तुम मेरे हो, ओनली फॉर मेरे, इसलिए ज्यादा चपा चपा करना बंद करो और चुपचाप से बैठे रहो। अभी भी झल्लाते हुए उसे कहता, तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो, हम लोग ओनली फॉर हैंग आउट कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ और कर रहे थे? वांग जी कहता है, मैं तुम पर यकीन क्यों करूं भला? हाँ, तुम झूठ भी तो बोल सकते हो ना। रिंग कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ तो तुमने बोला है मेरे डैडा के साथ में, मुझे पता है तुमने ही कुछ गड़बड़ किया होगा और मेरे डैडा के साथ ये सब कुछ हुआ है, इसलिए मुझे तो तुम पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो। मुझे इसका गला दबाते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आई एम योर हस्बैंड। रिंग कहता है, एग्जैक्टली, आई एम योर हस्बैंड टू। तो वांग जी कहता है, वाइफ ही, बोलो मत, यू आर माय वाइफ ही, सो प्लीज बिहेव। रिंग खांसते खांसते कहता है, मुझ पे ट्रस्ट करो मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड, मैं लॉयल ही हूँ तुम्हारे लिए, और मैं ओनली फॉर यहाँ पे हार्ट पेशेंट के लिए डोनेशन जमा करने और उसे देने आया था। अगर यकीन ना हो तो जाके सीसीटीवी फुटेज को चेक आउट कर लो। वांग जी अपने हाथों को मुट्ठी को बनाता हुआ अपनी आंखों को बंद करता है, और यहाँ पे बैकग्राउंड में पटाखे और कुछ साउंड्स आएंगे ना, क्योंकि शादी है बगल में, फिर भी मैं वन शॉट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरी वॉइस पर फोकस करना, ना कि बैकग्राउंड में। और वो उसके बाद विंग से कहता है, आउट, आई सेड आउट, गेट आउट। वांग जी उतर जाता है। उसके बाद विंग जैसे ही उतरता है तो वांग जी कहता है, चलो यहाँ से। उसके जाते ही विंग पैर पटकते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। बोल करके वो वापस से अपने फ्रेंड के पास आ जाता है। तो वेनिंग और जो हमारा नीहा सैंग था वो दोनों पूछता है, रिंग क्या हुआ है, तुम वहां क्यों गए थे उतर के? रिंग कहता है, कुछ नहीं, वो पागल, इसी दरिंदा कहीं का फाइल इंसान, और अपने मन में कर्स कर रहा था। तो नीहा सैंग कहता है, वो पागल कौन? तो विंग कहता है, कुछ नहीं, बात भी बताऊंगा, चलो खाते हैं। इतना बोलकर वो लोग खाना शुरू कर देते हैं, जो कि उन लोगों ने ऑर्डर कर दिया हुआ था ऑलरेडी। उसके बाद विंग अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसका मन तो ऑलरेडी खट्टा हो ही चुका था, वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। यू उसके पास आते हुए कहती है, बेटा क्या तुम अपने मॉम डैड को माफ नहीं करने वाले हो? विंग कहता है, डैड डैड ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने मुझे सेल किया है मॉम, कैसे मैं यकीन करूं उन पे? हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत है। आपको नहीं लगता कि उन्होंने मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया? मैं एक स्ट्रीट बॉय हूँ और मेरा होने वाला हस्बैंड एक गे है, मैं कैसे उसके साथ हैप्पी रह सकता हूँ? तो यूं कहती है, शादी के बाद कुछ चीजें बदल जाती हैं बच्चे, हो सकता है तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाए। कहता, बेटर? हाँ, माय फुट मॉम, बेटर तो कुछ नहीं हो सकता है। इतना बोलते हुए वॉशरूम चला जाता है, फ्रेश होता है और आखिर बेड पे सो जाता है। यू आते हुए फेमियांग से कहती है, अब हम क्या करें, हमारा बच्चा तो हम पे ट्रस्ट ही नहीं करता है। फेमियांग कहते हैं, उसकी चिंता मत करो, एक दिन वो समझ जाएगा जब वो खुद पेरेंट्स बनेगा, और हाँ, हमने गलती तो की है, पता नहीं कब वो हमें माफ करेगा। और इतना बोल करके वो लोग शांत हो जाते हैं। अब चौथा दिन। वांग जी सुबह सुबह, जो कि उसने जो सबसे बोल करके नंबर निकलवा लिया हुआ था, तो वो विंग को कॉल करता है, और मॉर्निंग के 7 बज रहे थे। विंग हमारा घोड़े बेच के सो रहा होता है। जैसे ही कॉल पर रिंग आती है तो कहता है, कौन मर गया है जो इतनी सुबह सुबह कॉल बज रहा है मेरा? और वो अपने कान के ऊपर तकिया रख लेता है, कहता है, मैं नहीं उठा रहा। फिर वो सो जाता है। 10 मिनट बाद वांग जी फिर से कॉल करता है। विंग कहता है, ये क्या मुसीबत है? और वो नींद में ही फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। तो वांग जी उधर से कहता है, तुम्हारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में यहाँ पहुंचो। तो विंग कहता है, कौन बोल रहा है? तो वांग जी कहता है, आई एम योर हस्बैंड। इतना सुनना था कि विंग फटाक से उठ के बैठ जाता है और फोन देखता है। फटाक से वो वॉशरूम भागता है, बिना ब्रश ब्रश किए कुल्ला उल्ला करके सीधे जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज करता है और भागता है। अभी उसके अपार्टमेंट में वांग जी आराम से बैठा हुआ था, और विंग आते ही कहता है, क्या हो गया? तो वांग जी बड़े स्टाइल से कहता है, वाइफी, आई एम हंग्री। तो विंग कहता है, सो व्हाट? तो वांग जी कहता है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। विंग कहता है, इसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुला के लाया, यू साल्टी इंसान। तो वांग जी कहता है, यस, मैं होना चाहता हूँ, पर शादी के बाद मैं दिन रात सुबह शाम सब कुछ करने वाला हूँ, पर फिलहाल से मैं मुझे भूख लगी है। विंग मुंह दांत बनाता हुआ किचन जाता है और उसके लिए कुछ बना करके लाके उसके सामने पटक देता है और बोलता है, हो गया, अब मैं जाऊं? वांग जी कहता है, नहीं, रुको,
और इतना बोल करके वो ब्रेकफास्ट फिनिश करने लगता है। विंग चुपचाप से उसको गटर गटर बैठ के देख रहा होता है, कहता है ये खा रहा है और मुझसे देखने को बोल रहा है, कितना जालिम इंसान है ये। हाँ, मेरा मन कर रहा है मैं उसके मुंह नोच लूं और उसको ले जाकर के रस्सी पे टांग दूं ताकि ये सूख जाए और उड़ जाए। और इतना बोल करके उसको कर्स करके घूर रहा होता है। वांग जी उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख पा रहा था तो कहता है हो गया मुझे कर्स करना, तो मेरी बात सुनो। तभी डोरबेल बजती है और एक लॉयर अंदर आता है, पेपर दे देता है और वहां से चला जाता है ग्रीट करते हुए वांग जी को। वांग जी उस पेपर को विंग को बढ़ाते हुए कहता है रीड आउट। विंग उसे पढ़ता है, उसमें कुछ लिखा हुआ था। कहता है विंग पढ़ते हुए पहली शर्त कि तुम मेरी बीवी हो। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है व्हाट द हेल, आई एम नॉट योर वाइफी। वांग जी चुपचाप से खड़ा होता है, फिर वो आगे पढ़ता है अगर मैं इस शादी से भागने के लिए या डिवोर्स की बात की तो मुझे 20 मिलियन युआन देने होंगे। विंग कहता है इतने पैसे मैं कहां से दूंगा तुम्हें। फिर वो कहता है हाँ छोड़ो भी, आगे नेक्स्ट लिखा हुआ था अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो दारू के तौर पे तुम्हारे डैड को अपना जो कि तुम्हारे नाम पे मैं शेयर ट्रांसफर करूंगा उसमें से 10 शेयर्स मैं तुम्हारे डैड को दे दूंगा ताकि तुम्हारे डैड की कंपनी रिकवर हो जाए। फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और आगे पढ़ता है, इसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और बदले में मेरी हर नीडीनेस को पूरा करना होगा। वही मुंह बनाते हुए कहता है, उसकी तरफ पेपर फेंकते हुए ये क्या बकवास है, मैं नहीं करने वाला। वांग जी कहता है साइन करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वही कहता है मैं नहीं कर रहा। वांग जी कहता है मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है वरना इसका उल्टा भी हो सकता है। रवि सोच के ही डर जाता है कहीं कि इसके डैड के साथ, मॉम के साथ या फिर जंगा के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए वो उसके पास ना चाहते हुए कोई रास्ता विकल्प नहीं था। वो कहता है आखिर तुम ये क्यों करना चाहते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं एक स्ट्रेट बॉय हूँ ना कि गे, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। वांग जी कहता है सो व्हाट, आई एम इंटरेस्टेड यू। हाँ तो यही मैटर करता है ना, और मैं तुमसे प्यार करूंगा ना कि तुम मुझसे प्यार करोगे, इसीलिए चुपचाप से साइन करो, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं साइन करवाने के। इतना बोल करके वो अपने टाई को ढीला करता है। विंग गुस्सा होते हुए उस पर साइन कर देता है और वहां से पैर पटकता हुआ भाग जाता है बाहर। वांग जी कहता है पेपर देखते हुए इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग विंग, अब कल की बारी है। इसीलिए वो जैसे ही विंग बाहर जाने ही वाला होता है, डोर ओपन करके जाता है, तभी कहता है विंग। विंग रुक जाता है और कहता है अब क्या है। वांग जी कहता है मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। विंग कहता है पर मुझे नहीं जाना। वांग जी कहता है कल हमारी शादी है विंग, क्या तुम भूल गए हमारे इतने अच्छे दिन को जो हमें सालों साल याद रखना है, उन यादों को संजो के रखना है, तुम कैसे भूल सकते हो उस दिन को। हाँ यहाँ आओ। और वो बड़े आराम से बोल रहा था। विंग वापस से पैर पटकता हुआ आता है, बैठ जाता है। वांग जी वापस से वो नाश्ता जो बनाया हुआ था विंग ने, वो चुपचाप खाना शुरू कर देता है। नाश्ता हो चुकने के बाद वांग जी अंदर जाता है, कोट लेता है, अपने मोबाइल पर्स वॉलेट जो कुछ भी था वो सब उठाकर लेके आता है। फिर कहता है चलो, और वो आगे बढ़ जाता है। विंग उसके पीछे पीछे आता है, कार में बैठता है। उसके बाद वांग जी ड्राइवर को बोलता है मॉल चलने के लिए, और वो लोग उसी जिस डिजाइनर से वांग जी कपड़े डिजाइन करवाता था, जेना के पास आते हुए कहता है जेना हम दोनों के लिए वेडिंग सूट दिखाइए। जेना दिखाती है, जो कि चाइना के मोस्ट नंबर 1 डिजाइनर थी। वो उन दोनों को वेडिंग सूट दिखाती है, जिसे देखने के बाद वांग जी कहता है परफेक्ट। और वो ब्लैक हल्का रेड मिक्स वो टक्सीडो था, जिसे देखने के बाद वो दोनों कहता है हम अच्छे लगने वाले हैं, और दोनों ट्राई करने के लिए जाते हैं। रिंग उसे ट्राई करके जैसे ही बाहर आता है, वांग जी उसको देखकर बस देखता ही रह गया था। रिंग ने अभी हल्का सा ही मेकअप किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखने के बाद वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वांग जी कहता है इधर आओ मेरे साथ, और इतना बोल करके उसे अपने ही वाले चेंजर रूम में खींच के ले आता है। रिंग कहता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है एग्जैक्टली ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ, जितना ज्यादा मैं खुद के ऊपर कंट्रोल रखने का ट्राई कर रहा हूँ, उतना ही ज्यादा तुम मुझे उकसा रहे हो अंदर से वाइफी। रिंग कहता है व्हाट डू यू मीन, हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वांग जी उसकी तरफ लीन होते हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके पूरे बॉडी को बैक की तरफ से स्क्यूच कर रहा होता है। रिंग धक्का देते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो, फूड खराब हो जाएगा। वांग जी कहता है ओ हाँ, पर मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया वाइफी। रिंग वांग जी को धक्का दे करके उस चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है और कहता है कुछ भी मतलब, हर जब देखो तब ये इंसान मुझे खाने के पीछे पड़ा रहता है, पता नहीं आदमी है या फिर वाइल्ड वेस्ट, मुझे समझ ही नहीं आता है। इतना बोल करके वो अपने चेंजिंग रूम में आता है और कपड़े को चेंज करके जो पहना हुआ था वो पहन करके बाहर आ जाता है।
वांग जी भी सब कुछ चेंज करके आता है और कहता है ये पैक कर दीजिए, इसके साथ में मैचिंग टाई, ब्रॉथ, सूट सब लगा दीजिए। वो भी जना हर चीज उससे परफेक्ट मैच करता हुआ हर चीज लगा चुकी थी और कहती है मुझे शादी में बुलाना मत भूलना। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स डियर, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। इतना बोलते हुए वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। रिंग के पेट से गुगु की आवाज आ रही थी क्योंकि वो तो सो उठ के भाग के आया था ना। वांग जी ये सुनता है तो कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? रिंग कहता है नहीं। फिर उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, कहता है मान लो कि तुम्हें भूख लगी है। रिंग कहता है मैंने कहा ना मुझे नहीं लगी है। और इतना बोलता है तो उसके पेट से वापस से आवाज आती है और अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है आह इसे अभी होना था, कितना एम्बैरेसिंग है ये। उसके बाद वो बस कुछ नहीं बोलता। वांग जी कहता चलो, और वो दोनों बैठ जाते हैं। जो शॉप की ओनर थी ना वो सारे सामान उसके हाउस पे भिजवा चुकी थी, मतलब अपने एम्प्लॉय को बोल करके। वांग जी विंग को एक अच्छा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेकर के आता है, कहता है अपने लिए कुछ चीजों को तुम चाहो तो बाई कर सकते हो। विंग कहता है हाँ एग्जैक्टली, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वांग जी कहता है और मेरे लिए भी कर देना। विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ? तो वांग जी कहता है बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। तो विंग कहता है नो यू आर नॉट माई हस्बैंड। तो वांग जी कहता है हाँ हूँ मैं, और इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता नहीं हूँ। वांग जी कहता हाँ हूँ। विंग कहता है नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स वाइफी आई एम योर हस्बैंड। हिंग झलाते हुए कहता मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, चुपचाप वो बैठ जाता है। फिर वो लोग कुछ डिश को ऑर्डर करते हैं और वो दोनों खा रहे होते हैं वापस से। देखो वांग जी ऑलरेडी खाया था, भूख दोबारा खा रहा है। हविंग खाते हुए कहता है उससे तुम तो नाश्ता करके आए थे ना। तो वांग जी कहता है तुम अकेले खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर लोग क्या बोलेंगे। अपने हस्बैंड को नहीं पूछ रहा है। विंग कहता है चम्मच पटकते हुए आई एम नॉट योर हस्बैंड। तो वांग जी कहता है यस बेब्स यू आर माय वाइफी। हाँ तुम भूल क्यों जाते हो? वैसे लगता है मुझे तुम्हें रोज बताना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, कल हमारी शादी है और इसके बाद ये सब कुछ होता ही रहेगा। इतना बोल करके वो लोग खाते हैं। अभी जो कि बच्चों की तरह खा रहा था तो उसके लिप्स पे लग गया हुआ था। राम जी अपनी जगह से उठता है एंड देन उसकी तरफ झुकता है। विंग कहता ये क्या कर रहे हो? हाँ। तो वांग जी उसके लिप्स पे लगा हुआ जो थोड़ा सा राइस था और वो लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है। विंग कहता ये क्या है? वांग जी कहता है इट्स सो यमी। और फिर वो टिश्यू दे करके उसके लिप्स को टच कर देता है। अब जा करके पहली बार विंग की हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो गई थी और वो कहता है ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है? नहीं मेरा हार्ट बीट। और वो अपने कलेजे पे हाथ रखा हुआ था। विंग को जब ऐसा करते हुए देखता है तो वांग जी थोड़ा सा पैनिक होते हुए कहता है हे वाइफी क्या हुआ है तुम्हें? आर यू ऑल राइट नाउ? कहता है हाँ 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 मैं ठीक हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और वांग जी पैसे पेड कर रहा होता है तो विंग कहता है मैं भी दूंगा अपना। वांग जी कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो दोनों अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और विंग शिकायत करते हुए कहता है तुमने क्यों दिया मेरे पैसे? हाँ। तो वांग जी कहता है बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। विंग कहता है नहीं हूँ। वांग जी कहता है हाँ हूँ। विंग कहता है आह तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो वांग जी कहता है हाँ आई एम योर हस्बैंड और यू माय वाइफ ही। तो विंग कहता है कुछ भी मुझे जाना है। तो विंग कहता है वांग जी कहता है ठीक है चलो। फिर वांग जी उसे जंग हाउस छोड़ देता है। जैसे विंग कार से उतर के जाने वाला होता है वांग जी शीशा नीचे करते हुए कहता है वाइफी। विंग कहता है क्या है? तो वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी और कहता है आई मिस यू। ये मुझसे 6 घंटे और बर्दाश्त नहीं होंगे। विंग कहता है वाह ठीक वाह, और इतना बोल करके अंदर चला जाता है। अब विंग घर आता है तो उसकी मॉम डैड कहते हैं विंग कल तुम्हारी शादी है तुम्हें पता है ना? विंग कहता है यस मॉम आई नो वेरी वेल कि कल मेरी शादी है और आप लोगों ने मेरा काम तमाम ही कर डाला है। हाँ। और इतना बोल करके वो अपने कमरे में आ जाता है। उसके जाते ही डैड उसके कमरे में आते हुए कहते हैं विंग क्या तुम मुझे माफ नहीं करने वाले हो? विंग कहता है डैड प्लीज अब आप मत शुरू हो जाइएगा क्योंकि मैं आपको सच में माफ नहीं करने वाला। आप इतनी हार्टलेस कैसे हो सकते हैं डैड? तो विंग कहता है और तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो? जब हम देख रहे हैं कि तुम अच्छे घर में जा रहे हो, सब कुछ सही है, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें टॉर्चर करने वाला है या फिर तुम्हारे साथ कुछ जाती करेगा। वो तुमसे शादी ही तो करना चाहता है नवीन। हाँ मैं जानता हूँ कि ये तरीका गलत है, मैंने तुम्हारी बिना मर्जी जाने उसके साथ रिश्ता तय कर दिया, पर क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स होने के नाते इतना नहीं कर सकता? विंग कहता है डैड बट आई एम अ स्ट्रीट बॉय आई एम नॉट अ गे। तो जांग फिमियांग कहते हैं आई नो वेरी वेल बेटा आई नो वेरी वेल, और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? बताओ मैं क्या बोलूं? हम 75 मिलियन युआन कैसे लौटाएंगे? और विंग अपने मन में कहता है हाँ कंपोजिट करने के लिए उसने मुझे भी 20 मिलियन तो बोला था। फिर कहता है डैड फॉरगेट इट, जो होना था वो हो गया, मैं कोशिश करूंगा और अगर मैं इसे नहीं निभा पाया तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। जांग फिमियांग उसे गले लगाते हुए कहते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी माय बेबी।
विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अभी भी अपने डैड को हग नहीं किए हुए था। डैड ने उसको हग किया हुआ था और वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके डैड अलग होते हुए कहते, प्लीज बेबी मुझे जल्दी माफ कर दो, नहीं तो तुम्हारे डैड को कुछ हो जाएगा। विंग कहता है, डैड प्लीज एंड जाइए आप यहाँ से। इतना बोल करके और वांग जी अपने डैड को छोड़ देता है। सॉरी, विंग अपने डैड को छोड़ देता है। विंग के डैड वहां से चले जाते हैं। बाहर आते हैं तो वो रो रहा होता है। यूं बोलती है, फेमिया प्लीज काम डाउन। फेमिया बोलता है, मैं अच्छा फादर नहीं बन पाया यूं, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सिक्योर नहीं कर पाया कोई चीज, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यूं बोलती है, इट्स ओके, ऐसा होता है, प्लीज तुम बुरा मत मानो, सब सही है, हम खुश है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और इतना बोलते हुए वो दोनों नीचे आ जाते हैं। अब 5वां दिन। देखो मेरा गला फंस रहा है, कंटिन्यू में रिकॉर्ड कर रही हूँ। विंग ये सब उठाने में लगे हुए थे। जियांग जिंग आके उठाता है, बेबी ब्रो प्लीज उठ जाओ, आज तुम्हारी वेडिंग वाला डे है ना, स्पेशल डे होने वाला है। विंग अपने अनमने मन से उठता और कहता है, काका मुझे शादी नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं है जहां मैं जाके छुप जाऊं और कोई मुझे ढूंढ ना पाए। जियांग जिंग कहता है, हम सब दुखी हैं पर हम क्या कर सकते हैं, प्लीज मान जाओ। और इतना बोलते हुए वो वहां से विंग को रेडी करने के लिए लेके जाता है। विंग रेडी होकर के वेंकट की तरफ आता है जहाँ उसे कपड़े दिए जाते हैं और कुछ ब्यूटिशियंस आकर के उसको रेडी करना शुरू करते हैं। विंग पहले तो कपड़े चेंज करके आता है, अपने टॉक्सिडो पहनता है। उसके बाद वो ब्यूटिशियंस उसे रेडी करना तैयार करती है। उसके हाथ में फ्लावर दिया जाता है, उसके कोट के ऊपर ब्रॉच लगाया जाता है। मैचिंग जो कि सारे कपड़े लिए गए हुए थे वो देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा था। वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा थी। उसके जो थोड़े से बाल थे उसे इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया था कि रिंग सच में अभी एक लड़की से कम नहीं लग रहा था। मतलब टॉक्सिडो में भी वो बहुत पीसेस लग रहा होता है। उसके बाद जानजिंग उसके पास आते हुए कहता है, बेबी ब्रो फाइनली आज तुम बड़े हो गए हो। तो विंग कहता है, गगा मैं 25 साल का हूँ, मैं बेबी ब्रो कहाँ से लगता हूँ आपको। तो जानजिंग कहता है, हमारे लिए तो बेबी ही हो। इतना बोल करके उसके हैंड में हाथ डालता है। तो लिली आते हुए कहती है, विंग क्या तुम मुझे मिस करोगे। विंग कहता है, लिली मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा और गगा आपको भी। फिर वो दोनों उसे गले लगते हैं। वहां पे जियांग फेमियांग आते हैं और मैडम यू भी आती हैं और आते हुए कहते हैं, बेबी क्या हमसे गले नहीं लगने वाले हो। विंग अपनी मॉम से गले लगता है और कहता है, मॉम आई मिस यू, आई रियली मिस यू मम्मा। उसके डैड कहते हैं, क्या मुझसे गले नहीं लगेगा मेरा बच्चा। रिंग ना चाहते हुए क्योंकि आखिरी दिन था वो गले लग जाता है और कहता है, डैड आई मिस यू टू। जियांग फेमिया आने पर एक बात कहते, प्लीज फॉरगिव मी बाबा। तो इतना बोलकर सेपरेट हो जाते हैं। फिर जियांग जिंग रिंग के हाथों में हाथों को टक करता और कहता है, चलो। फिर पूरी फैमिली उनके पीछे हो जाती है। रिंग उस हॉल में तो आ रहा था, उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, उसकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी और वो कप कपाते हुए बढ़ते जा रहा होता है। इसके बाद वो जैसे ही स्टेज पर वांग जी को देखता है जो कि सेम क्लोथ वेयर किया हुआ था, वो उसे देखता ही रह जाता है। वांग जी इतना ज्यादा मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बंदा लग रहा था कि विंग वो कहता हो, और उसके एक्सप्रेशन देख करके वांग जी को अच्छा लग रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ करके विंग को अपने हाथ से ऊपर करता है। विंग और वांग जी अभी आमने सामने थे। वांग जी और विंग के बीच में प्रीस्ट खड़ा था और वो कहते हैं, चलो अब हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तो विंग जो कि उसके हाथ में अंगूठी था वांग जी को पहनाने के लिए, और वांग जी उसके हाथ में भी एक रिंग था और वो दोनों को कहता है रिंग पहनाने के लिए, पर रिंग ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो वांग जी कहता है, ठीक है वाइफी मैं भी दिखाता हूँ। फिर वो जो रिंग था जो रिंग को पहनाने वाला था वो रिंग को वो अपने मुंह में डाल लेता है, जिससे रिंग शॉक और कहता है, ये क्या कर रहा है। फिर वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, वाइफी क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फिर वो उस रिंग को जीप पर लाते हुए आगे करता है। रिंग सब लोग को देख रहा होता है और ये इसे देखते हुए उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर विंग ना चाहते हुए उसके रिंग को ऊपर से लेता है और कहता है, ये क्या है पागलपन। तो वांग जी कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, से यस या नो। तो वांग जी की बात सुनने के बाद विंग झूठी स्माइल देते हुए यस बोल देता है। तो सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। उसके बाद वांग जी फिर उस रिंग को ले लेता है, अपने रुमाल से साफ करते हुए कहता है, ठीक है फिर। और उसके बाद वो रिंग लेकर के विंग को पहना देता है। फिर विंग उस रिंग को ना वांग जी के हाथ में डाल देता है। फिर वो दोनों को जैसे प्रीस्ट बोलते हैं वो फॉलो करता है। देन फाइनली उन्हें किस करने के लिए बोला जाता है। वांग जी सीधे विंग के हैंड पे और फोरहेड पे किस करता है, वो सभी लोगों के सामने किस नहीं करता। उसके बाद वो लोग सभी पर का आशीर्वाद लेते हैं और सभी लोगों से आशीर्वाद देते भी हैं। उसके बाद
वांग जी विंग को अपने साथ ले चलने के लिए बाहर लेकर के आता है। तो रिंग था कि थोड़ा नौटंकी कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, शादी ही करनी थी ना, हमने कर लिया। वांग जी उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें मुझे सब करना है। हाँ, क्या तुम्हें याद है कुछ वो? इतना बोल करके वांग जी चुप हो जाता है। विंग वांग जी को वापस वांग जी विंग को वापस अपने उसी पेंट हाउस में लेके आता है जहाँ पे वो हर रोज उसे बुलाता था, और उस पेंट हाउस को अच्छे से डेकोर किया हुआ था। विंग वो सब देख करके दंग हो गया था और अपने मन में कहता है, लो हो गया बेड़ा गर्क, ये इंसान मेरा सच में कवारा करके मानेगा आज ये नहीं। और वो सब ये सोच ही रहा होता है। वांग जी विंग के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो वाइफी? विंग कहता है, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ मैं। ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, बट इसकी क्या जरूरत थी? हम आने पर शादी भी तो किए हैं ना। वांग जी बिना कुछ बोले विंग को अपनी गोद में ले लेता है और सीधे उसे बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। विंग कहता है, ये क्या क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, तुमने अभी तक ओनली फॉर हॉल और किचन ही देखा है ना, मैं बस तुम्हें बेडरूम सैर करा के लाता हूँ वाइफी, ताकि तुम अच्छे से अपना काम कर सको मेरे लिए। इतना बोल करके वांग जी विंग को उठाते हुए सीधे बेडरूम में लेकर के आता है, बेड पे पटक देता है। बेडरूम जो कि इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और एक और चीज जो कि विंग को आश्चर्यचकित करती है वो था कि विंग का पिक्चर हर जगह वहां पे लगा हुआ था। और जब वांग जी पहले तो उसे आराम से प्लेस कर देता है, विंग जब ये देखता है तो वो खसक के उठ के बैठ जाता है, कहता है, ये सब क्या है? वांग जी कहता है, तुम हो, और क्या है देखो तो। और उसके बाद वो सब पिक्चर्स के सामने जाकर के बीच में एक जगह खड़ा हो जाता है और पिक्चर को देख रहा होता है। उसके फेस पर जो स्माइल थी ये देख करके विंग पहले तो वांग जी को देखता है एंड देन फिर उसके बाद वो उन सभी पिक्चर्स को देखता है। ये 5 दिन पहले के पिक्चर थे और वो भी पिक्चर था जब विंग ने मॉल में विंग जिस तरह से बैठ गया था, वांग जी ने उसके कानों को होल्ड किया हुआ था। उस दिन से लेकर के अब तक की हर एक पिक्चर थी, किस किस दिन क्या क्या ड्रेस वेयर किया था वो सभी थिंग्स, और क्या क्या सब हुआ था वो सभी चीजें, ऑल टू जेड हर जगह की पिक्चर थी उस कमरे में, हर पोजीशन में, हर एंगल में। तो विंग कहता है, तो तुमने मेरे पीछे स्पाई लगाया हुआ था? वांग जी कहता है, हाँ भी और नहीं भी, जी मुझे जानना था ना कि तुम मेरे लिए लॉयल हो या नहीं, और दूसरी बात कि मैं तुम्हें देखना चाहता था, और अगर मैं तुमसे कहता कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तो तुम मुझसे रीजन मांगते ना, इसीलिए तुम्हारा पिक्चर। और वो पिक्चर को देखते हुए बोल रहा होता है, ये मेरे जीने की वजह बन गया। फिर वो वांग जी विंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है फर्स्ट साइड लव साइड क्या होता है? उस दिन मॉल में अचानक से मेरी नजर तुम पर गई थी, क्योंकि मैं अपने लिए कपड़े वेयर कर रहा था और मैंने तुम्हें देखा। मैं वहां से निकला और तुम्हारे पीछे हो लिया, और तुम उन सभी कपड़ों को ट्राई कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रीसियस स्माइल थी तुम्हारी, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और मैं फिर तुम्हारा वो कान का ईयरबड भी तो गिर गया था ना। जब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे कानों में प्रॉब्लम है मैं तुरंत बैठ गया और तुम्हें कॉपरेट करने लगा। उस वक्त जब तुम्हारी नजरें मुझसे मिली थी मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, अनकंट्रोल। मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सो नहीं पाता था। अगर मैं तुमसे कहता कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो ये अलग हो जाता। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी नहीं किया है विंग। और वो झूठ बोल रहा था। बस मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ, इसलिए मैंने बस उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी है अपने अंकल से कहकर, और तुम्हें अपने पास रख लिया। क्या मैंने बुरा किया? प्यार करते हैं जिसे हम उसे पाना चाहते हैं ना। अगर तुम किसी और को प्यार करते तो क्या तुम उसे अपने पास नहीं चाहते? रिंग कहता है, तो तुम सच कह रहे हो ना? वांग जी कहता है, सब कुछ सच कह रहा हूँ। वो 3 उंगली ऊपर करता है और अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी डैड। और वो जियांग फिमियान के बारे में बोल रहा था, बट आपकी वजह से मुझे मेरा प्यार मिल गया है। और वो कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने थोड़ी सी बस की, यकीन मानिए मैं वापस जरूर लौट आऊंगा। और वो अपने मन में ही बोल रहा था और कहता है, आई प्रॉमिस विंग, मैं तुम्हारे डैड को सपोर्ट करूंगा और साथ में तुम्हें भी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, बस मेरे साइड रहो। और इतना बोल करके वो बेड पे बैठ जाता है
और विंग बेड से उतर चुका था और वो हर एक पिक्चर को घूम घूम के नाच नाच के देख रहा होता है, क्योंकि हर एक एंगल से पिक्चर था। शॉपिंग करते हुए, कॉफी पीते हुए, रोड पे बैठते हुए, चलते हुए, डब्बा को उछालते हुए, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हुए, हर एक पिक्चर था वहां पे। विंग कहता है इसीलिए इसीलिए तुमने उस दिन ऐसा बिहेव किया था, हाँ? तो वांग जी कहता है किस दिन? तो कहता है उस दिन जिस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ था। तो वांग जी कहता है "आ, मैं तुम्हारे दोस्तों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वीन, बस वो दोनों जिस तरह से एक ने तुम्हें पकड़ा हुआ था और दूसरे ने शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था, तो मुझे वो प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। दैट्स वाई मैं तुम्हें खींच के ले आया। वीन कहता है क्या मतलब तुम्हें, मतलब मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता, तुम भूल गए वो मेरे फ्रेंड हैं? तो वांग जी कहता है हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं किया ना। रहीम थोड़ा पीछे होते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? भांजे कहता है अरे घबराओ नहीं, मतलब इतना है कि मैं नहीं चाहता। फिर वो खड़ा हो जाता है, रहीम के पास आता है, उसके बालों पे अपने हाथ को ले जाते हुए उसके गालों को सहलाते हुए कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ, तुम्हें जो करना है जैसे करना है कर सकते हो, बस एक ही शर्त है मेरी, अपने आप को कभी भी किसी को टच मत होने देना वीन, क्योंकि तुम्हारे हर एक सांस पे, हर एक रूह पे, जिस्म के हर एक कतरे पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है वीन। और इतना बोल करके उसके फोर पे किस कर लेता है। वीन जो कि अब बिल्कुल साई फील कर रहा था, तो वांग जी कहता है इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीन। फिर वो उसे अपने कलेजे से लगा लेता है और कहता है क्या हम आज वेडिंग नाइट मनाएं? वीन कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। वांग जी कहता है मैं तुम्हारी इस चुप्पी को हाँ समझू या फिर ना, बताओ मुझे। वीन कहता है क्या हम कुछ दिन और रुक नहीं सकते? वांग जी कहता है ये छोड़कर मैं सब चीज के लिए रुकने के लिए तैयार हूँ विंग, क्योंकि इसके लिए मैं कब से मरा जा रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे वाइल्ड थॉट के बारे में, वाइल्ड इमेजिनेशन के बारे में। इसके अलावा तुम मुझे जिस चीज के लिए रुकने के लिए बोलोगे मैं हर चीज के लिए रुक जाऊंगा, पर नहीं, मैं इसके लिए एक पल और नहीं वेट कर सकता। इतना बोल करके विंग को वो नीचे से उठा लेता है और आराम से बेड पर डाके रखता है। विंग बेड पे बैठा हुआ था, वांग जी अपने घुटनों पे बैठा हुआ था, उसके दोनों हाथ विंग के थाई के ऊपर थे और विंग के हाथों को ग्रैब करते हुए कहता है विंग, मैं जानता हूँ कि मुझे पहली नजर का पहला प्यार हुआ तुम्हें देखकर, और तुम्हें नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा अजीब और ऑकवर्ड से भरी हुई थी। मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तब तक क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं, है ना? और इतना बोल करके और वो अपनी हाथ विंग की तरफ बढ़ा देता है, एक हाथ खाली करके। विंग सोच में डूबा हुआ था और वो कहता है अपने पार्टनर के साथ दोस्ती कर रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, तभी तो तुम कंफर्टेबल हो पाओगे ना, और इन फ्यूचर मुझसे प्यार कर पाओगे। विंग विंग हाथ बढ़ा देता है और वो भी दोस्ती कर लेता है। फिर विंग मुंह बनाते हुए कहता है तो अपने दोस्त के साथ हैंग आउट कौन करता है? तो वांग जी कहता है मैं अपने दोस्त के साथ थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ कर रहा हूँ। और इतना बोल करके वो उसके ऊपर लीन होने लगता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? तो राम जी कहता है सॉरी, मैंने हस्बैंड बोल दिया तुम्हें, इसीलिए वाइफ ही, चुपचाप लेट जाओ और मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। इतना बोल करके उसके एडम एप्पल को सब कर लेता है। विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? और कहता ठहरो, मैं तो स्ट्रीट गाय हूं ना, फिर आप मुझे बॉटम क्यों बना रहे हो? तो राम जी कहता है क्योंकि मैं टॉप हूं ना। विंग कहता है नहीं, मैं टॉप होने वाला हूँ। वांग जी कहता है नहीं, मैं टॉप होने वाला हूँ। और इतना बोल करके विंग उसको फ्लिप ऑन कर देता है। अब वांग जी नीचे था और विंग उसके ऊपर था। विंग कहता है अगर आप टॉप होने वाले हैं तो फिर मैं आपको स्टार्ट करूंगा। वांग जी कहता है हाँ, तुम नहीं कर सकते हो, मुझे पता है तुम नहीं करने वाले हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, अब ये तो भूल ही गया था यहाँ पे कि भाई ये सब नहीं करना है उसे। और वो कहता है रुको मैं दिखाता हूँ। इतना बोल करके वो वांग जी का शर्ट को बटन को खोलना शुरू कर चुका था। वांग जी के चेहरे पे स्माइल थी भाई एकदम डेविल और किलर वाली। रिंग नीचे झुकता है और उसके चेस्ट ब्लड चेस्ट को देख करके उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो कहता है ये तुम्हारे सिक्स ऐप? तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ। फिर उसके हैंड्स को ले लेता है और वांग जी थोड़ा सा उठ गया था। फिर उसके हैंड्स को लेकर के अपनी आंखों को बंद करता है और अपने चेस्ट के टमी एरिया के अराउंड खुद को फील करने लगता है। बैकग्राउंड में ना जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा है और मैं यहाँ पे विंग का जिंदाबाद जिंदाबाद कराने वाली हूँ। वैसे मैं नॉइज रिमूवर का यूज करूंगी, पर मैं जिंदाबाद का कुछ नहीं कर सकती।
और वांगजी उसे फील करने लगता है। विंग के हर एक टच से वांगजी एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि वो उसे लाइक करता था और हमारा विंग बेचारा स्ट्रीट गाय बन के घूम रहा होता है। वांगजी को ऐसा करता हुआ देख करके विंग को पता नहीं क्या होता है, वो अपने आप ही झुक जाता है और वांगजी के चेस्ट एरिया पे लाइट लाइट सब पिक किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके गीले लबों को वांगजी जब अपने ऊपर फील करता है, वो हाँ ऐसे के साउंड्स निकालना शुरू कर दे रहा था जिससे विंग भी एक्साइटेड हो रहा होता है। उसके बाद वांगजी के एडम अबल को विंग ग्रैब करता है और उसे बाइट कर लेता है, जिससे वांगजी अपनी नजरों को खोलता है और सामने विंग को देखता है। विंग वापस से उसे देखता है, दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। वापस से विंग उस एडम एप्पल को ऐसे टंग से लिक करता है और फिर उसे अपने मुंह में ले लेता है और उसे सक करना शुरू कर देता है। वांगजी का गला सूख रहा था और विंग उसे एंजॉय करा रहा था। फिर उसके शोल्डर्स को ऐसे टच करता है और अपने बॉडी पार्ट को नीचे से ही उसके पैंट्स के ऊपर से ही रब करना शुरू कर दिया हुआ था। शोल्डर को पकड़कर वो एडम एप्पल को सक कर रहा था, उसे रब कर रहा होता है, जिस वजह से वांगजी धीरे धीरे करके बहुत तेजी के साथ हॉर्न हो रहा था और विंग खुद ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। वांगजी कहता है, विंग ऐसा मत करो वरना। वांगजी की बात सुनने के बाद विंग कहता है, तुम्हें क्या करना है, करना तो मुझे है ना, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। रामजी अपने मन में कहता है, मैं भी देखता हूँ, और इतना बोल करके वो विंग के जॉ लाइन को ग्रैब करता है, जो कि विंग ने उसके दोनों हैंड से शोल्डर ग्रैब किया हुआ था और उसके फेस को अपनी ओर मोड़ता है। अभी विंग पूरा ओ बना हुआ था। रामजी उसके लिप्स को ना ऐसे खींचना शुरू कर दिया हुआ था। विंग बोलना चाहता था ये क्या कर रहे हो, और उसे मुंडी दूर कर रहा था, पर रामजी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छूट नहीं पा रहा होता है। वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे सक करना शुरू करता है। अभी उन लोगों ने जूस पिया हुआ था ना, उसकी स्मेल विंग के मुंह से आ रही थी और वांगजी सच में उसको जूस की तरह निचोड़ रहा होता है उसके लिप्स को। एक डिपन किस करने के साथ उसे छोड़ते हुए कहता है, कैसा लगा। हाँ हाँ, विंग की हालत पूरी टाइट हो चुकी थी और खराब भी, और वो सोच नहीं पा रहा था कि वो टॉप है या फिर बॉटम है। वांगजी जब देखता है कि विंग पूरा कंफ्यूज हो चुका है, वांगजी एक ही झटके में उसको शोल्डर को पकड़ते हुए तकिया साइड पलट देता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसके शर्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और फिर अपने हाथ से उसके स्टमक एरिया के आसपास चेस्ट एरिया को, उसके निपल्स को ग्रैब करके स्क्यूज करना शुरू कर देता है। अब भाई साहब विंग जब तक समझता कि आखिरकार एक्जैक्टली हो क्या गया है, तब तक वांगजी पूरा कमांड ले चुका था। और इतना ही नहीं, वांगजी को पता था ये चिल्लाएगा या कुछ भी करेगा, इसलिए वो मुंह खोले उससे पहले ही विंग के मुंह में 2 उंगली डाल चुका था। वो भाई तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद वांगजी अपने टंग का यूज करता है उसके नेवल को लिक करने में, फिर उसके बाद उसके टमी एरिया पे बाइट मार्क बनाना शुरू कर देता है। विंग बोल रहा था, वाह रुको स्टॉप, ऐसे करने वाला होता है कि उसके मुंह में उंगली होने की वजह से उसके मुंह से वॉइस भी नहीं निकल रही थी। और वांगजी अपना काम कंटिन्यूअसली कर रहा होता है। वांगजी धीरे धीरे से विंग को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर चुका था। उसके बाद कहता है, कैसा लग रहा है। हाँ विंग क्या बोल रहे हैं, उसके मुंह में तो उंगली था ना। फिर विंग के जिप को वो खोलना शुरू कर दिया हुआ था, अभी पैंट वो पहना हुआ था। उसके बाद अंदर हाथ डालता है और उसके हार्ड डिस्क को स्क्यूज करना स्टार्ट कर देता है। छोटा सा बनाना सिप का हार्ड डिस्क वांगजी के हाथ में पूरी एडजस्ट हो रहा था, उसके अंडे सहित उसके पूरे हार्ड डिस्क को स्क्यूज कर रहा था। और वांगजी अपनी हस्की वॉइस में विंग से कहता है, कैन यू फील इट। हाँ मेरे हैंड, ये मेरा मूव्स, ये टच, क्या तुम्हें अच्छा फील करा रहा है। विंग कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था उसकी उंगली की वजह से, इसलिए वो ऐसे साउंड्स निकाल रहा होता है जो साउंड्स वांगजी को क्रेजी कर रहे होते हैं। फिर वांगजी वैसे ही करते हुए थोड़ा सा साइड करते हुए उसकी हड्डी को थोड़ा सा बाहर निकालता है और उसको अपने मुंह में लेकर लॉलीपॉप के जैसे चूसना शुरू कर दिया हुआ था। लेकिन उसके हाथ और बॉडी थोड़े लंबे थे तो वो एडजस्ट कर पा रहा था, पर हमारा विंग तो अपना सर उठा उठा के पटक रहा था, बोल रहा हो मानो बस भी कर दो, मेरी जान क्यों ले रहे हो। और विंग ये सब जब हो रहा था, जब वांगजी उसके हड्डी को ऐसे लिक कर रहा था और उसे लॉलीपॉप की जैसे सब कर रहा था, अचानक से विंग कहता है, ठहरो, मैं तो स्ट्रेट था ना, फिर ये मुझे बॉटम बनाकर मेरी वाट क्यों लगा रहा है। नहीं। और वो इतना बोलने के साथ ही अपने दोनों हैंड को उठाने का ट्राई करता है, जो कि उसकी पूरी बॉडी नम हो चुकी थी, उसकी बॉडी सेंस और ऑर्गन काम करना बंद कर चुके थे, उसकी पूरी बॉडी सेंसेशन से भरी हुई थी और वो बस चाह रही थी कि वांगजी ब्रूटल तरीके से उसकी पूरी बॉडी को हैरेस करे। इसी चक्कर में वो अपने हाथ को उठा तो रहा था वांगजी को धक्का देने के लिए, पर उसे कुछ हो नहीं रहा था और वो बस ऐसे के साउंड वो निकाल रहा होता है। विंग बोलना चाहता था, धीरे धीरे वो बोलता है,
हस्बैंड। इसलिए मुझे पूरा वर्ड भी नहीं आ रहा था। जी उसे चूसना छोड़ करके विंग की तरफ देखता है और अंगली निकालता है, पूरे हाथ में उसके सलाइवा लगा हुआ था। विंग कहता है टॉप टॉप टॉप, और उसके आगे उसे बोला ही नहीं जा रहा था। हाँ जी पूरा उसके ऊपर आता है, उसके लिप्स को नहीं, उसके टंग को अपने माउथ से सक करना शुरू कर दिया हुआ था। अपनी पूरी बॉडी वेट उस पर डाल दिया हुआ था, उसके हैंड को अपने बैक पे कर लिया हुआ था और उसके एक टांग को अपनी कमर के ऊपर रख लिया हुआ था और नीचे से वो इसी पोजीशन में उसे रब कर रहा होता है। राम जी की ऐसी हरकत से गोन क्रेजी हो रहा था, मतलब अब तो उसे अंदर चाहिए, फील करना है उसे, इतना पागल हो गया था वो। और वो किसको एंजॉय करना शुरू कर चुका था। राम जी सेपरेट होते हुए कहता है अब कैसा लग रहा है हाँ। तो विंग धीरे धीरे कहता है आई कांट होल्ड एनी मोर एंड आई कांट वेट, प्लीज फक मी मम्मी। और इतना बोल करके वो अपनी आंखों को, अपनी बॉडी को पूरा निढाल बेड पे छोड़ देता है। राम जी वापस से डबल स्माइल के साथ में उठता है, पहले अपने कपड़े को पूरा हटा देता है, फिर विंग के पैंट्स को भी वो रिमूव कर देता है, फिर अपने हार्डी को ऐसे रब कर रहा होता है और उसके पास आते हुए कहता है तो अच्छा लग रहा है तुम्हें विंग। हम ऐसे करता है, उसके बाद वो खुद ही अपने पैरों को स्ट्रेच भी कर देता है और राम जी धीरे धीरे करके अंदर इन करता है। विंग के हार्डिक जो कि उसकी भी व्यूज थे क्योंकि वो स्ट्रेट गाय था। राम जी एक हैंड से उसकी हार्डी को ऐसे स्क्यूच करता है तो विंग कहता है मैं खुद करता हूँ, तो मामले फुल अंदर इन करो, फील करना चाहता हूँ पूरा। राम जी कहता है ओके एंड देन फिर वो विंग को उठाता है और फिर उसके हेड को पूरा बेड में घुसेड़ देता है, फिर उसको बैक से उठाता है डॉग स्टाइल में। उसके बाद उसके दोनों हैंड को पीछे पिन कर देता है, एक अपनी एक हाथ से पकड़े हुए था, फिर अपने हड्डी को उसके बट होल के इंसाइड धीरे धीरे इन करता है। और विंग को पेन भी हो रहा था पर उसे चाहिए था अभी जस्ट, इसलिए वो फील करता है और वो पूरा इन करने के बाद राम जी उसके ऊपर आ गया हुआ था और उसकी हार्डी को पहले तो उसके एयरलॉक को वो लिक कर रहा था, सब कर रहा था और अपने हाथ से उसकी हार्डी को ऐसे रब कर रहा होता है, स्टॉक कर रहा होता है। विंग जो कि गोवन क्रेजी हो रहा था लाइक ऐसे के साउंड्स में निकाल रहा था और वांगजी को और पागल बनाया जा रहा था, उसकी एयर को लिक करता, सब करता, बाइट करता, छोड़ता। धीरे धीरे कहता है प्लीज फक मी मोर मोर एंड मोर, प्लीज फक मी प्लीज। तो वांगजी कहता है से यस यस डैडी ओके। फिर कहता है या कम ऑन डैडी। और वांगजी वो धीरे धीरे करके मूव ऑन स्टार्ट कर चुका था। विंग बस चैंट किया जा रहा था मोर मोर एंड मोर प्लीज डैडी यस डैडी यस डैडी यस डैडी यस डैडी, और ऐसे के वो कर रहा होता है। और राम जी लगातार कंटिन्यू उसे थर्स्टिंग पे थर्स्टिंग दिए जा रहा था और विंग एक ही बार चैंट किया जाता मोर मोर प्लीज डिपेंड डिपेंड यस डैडी यस डैडी, और ऐसे के साउंड निकाल रहा होता है। अपनी फर्स्ट हॉट राउंड सेशन कंप्लीट करने के बाद राम जी विंग को बैक से हक किए हुए था और उसके बाद उसके बालों को ऐसे केयर्स करते हुए ऐसे कहता है विंग। तो विंग कहता है राम जी कहता है मैं इस हेट टू लव वाली टेस्ट मैरिज को लव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये प्रोसीजर ही पूरा गलत था, पर सच मानो इन सब में एक चीज अच्छी है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए और क्रेजी होता जा रहा है, खासकर अब तो। और जब से मैंने तुम्हें देखा था तो बस मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो खोने से डरता हूँ। मैं तुमसे शादी करके हर जन्म के लिए बस तुम्हें अपना बना लिया हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। विंग कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। विंग उसके मुंह पे हाथ रख देता और कहता है से दूर जाने की बात मत करना विंग, क्योंकि मैंने इतने ही दिनों में ऐसा लग रहा था कि हर एक पल 1000 साल के बराबर है। सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ मेरी हो चुकी है, जानता हूँ, बट मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ विंग। मैं नहीं चाहता कि ऐसे रिश्ते के बेस पे हमारा रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि मुझे हर जन्म में बस तुम चाहिए, प्लीज विंग। और वो प्लीड कर रहा होता है। विंग कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दो हवी। तो वांगजी कहता है यस वाइफी, बट वैसे ये सेशन बहुत मजेदार था ना, तुम्हें मजा आया बॉटम बन के। और वांगजी ने विंग को टीच कर रहा होता है। अब जा करके विंग को याद आया था अरे वो तो स्ट्रीट गाय है ना। वो सीधे पटाख से मुड़ते हुए उसको मारते हुए शोल्डर पे कहता है यू तुमने मुझे बॉटम बनाया। तो वांगजी कहता है हाँ बिकॉज आई एम अ टॉप ना,
विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब मैं करने वाला हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, आओ। और इतना बोल करके वो पसर के सो जाता है। वांग जी कहता है आओ। तो विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ, अपने पैर स्ट्रेच करो। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, फिर आता हूँ। और इतना बोल करके वो उसके ऊपर आ रहा था। विंग ना उसके अंदर इन करने का ट्राई कर रहा था, पर उतना छोटा था और उसके अंदर इन सही से हो नहीं रहा था। तो विंग जब नहीं कर पा रहा था सही से, तो वांग जी कहता है क्या मैं खुद करने का ट्राई करूँ? तो विंग कहता है हाँ हाँ करो। तो वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें करनी थी ना, सारा चीज मैं करके दूंगा तो तुम क्या करोगे? तो विंग कहता है हाँ फिर भी मैं करूंगा। और इतना बोल करके उसके ऊपर आ जाता है और उसको किस करना और उसे एक्साइटेड करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। जैसे जैसे विंग और वांग जी दोनों एक्साइटेड होते जा रहे थे, अब विंग जिसकी बॉडी डिमांड कर रही थी कि उसे मतलब उसके बॉडी को स्क्यूज करा जाए और उसे हैरेस किया जाए, क्योंकि ऐसा फील होता है ना। और वांग जी की बॉडी भी सेम ऐसी ही हो रही थी। तो वांग जी विंग के हाथों को लेकर के अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे फील करवा रहा होता है और विंग खुद करना चाहता था, इसलिए उसको हो नहीं रहा था। इसलिए वो इरिटेट होते हुए कहता है ये कितना बोरिंग लग रहा है ना। वांग जी कहता है नहीं, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, करो वरना मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा। तो वांग जी की ऐसी बात सुनकर विंग कहता है एक बार तो कर चुके हैं ना, दोबारा क्या करना, अभी मैं करने वाला। तो वांग जी की बात सुनी, विंग की बात सुनने के बाद वांग जी मुंह में सब हिला देता है। फिर विंग धीरे धीरे से उसको प्रिपेयर कर रहा होता है, एंड देन लास्ट टाइम पे वांग जी फिर उसे फ्लिप ऑन करता है एंड देन बिना परमिशन लिए उसके पैरों को अपने शोल्डर पे रखते हुए उसके अंदर इन करना शुरू कर देता है। जैसे विंग कुछ बोलने को होता है, वांग जी उसके मुंह में अपना उंगली डाल देता है और कहता है शट अप एंड टेक इट। इतना बोल करके अंदर इन करता है और उसके बाद उसकी बॉडी को वो यूज करना शुरू करता है। विंग कहता है ये चीटिंग है। वांग जी कहता है यस, एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वॉर वाइफी। और इतना बोल करके विंग करता है एंड देन अपना दोबारा से वो एवरीडे वाला कार्यक्रम शुरू कर देता है। वो रात और वो दिन वैसे ही उन लोगों की बीत जाती है और वो लोग ऐसे पड़े रहते हैं। और पूरे 4 साल हो चुके थे, पूरे 4 साल। विंग किचन में काम कर रहा होता है और वीडियो कॉल पे वो अपने क्लाइंट से डील कर रहा होता है, जो कि वो अपनी कंपनी में वो भी काम कर रहा होता है और उसके गंगा ने कंपनी टेक ओवर कर लिया हुआ था। तो वो वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे था जहाँ पे जियांगचेन और लिली भी थी और यहाँ से विंग तीनों क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। करने के बाद विंग जैसे बोलता है ओके थैंक यू सर और थैंक यू गोगा, इतना बोल करके वो जैसे कॉल कट करता है। वांग जी कब से वेट कर रहा होता है उसके कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म होने का। वो सीधे विंग को आकर के बैक से हक करते हुए कहता है आई मिस यू वाइफी। तो वांग जी कहता है व्हाट, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है तुम्हें क्या चाहिए, क्या मिस क्रैक कर रहे हो, मुझे ये भी पता है। ठीक है चलो बेडरूम में, मैं अभी जस्ट आता हूँ। और इतना बोलते हुए जो विंग हमारा संतरा छील रहा होता है वो वांग जी के मुंह में डाल देता है। वांग जी उस संतरा को चबाते हुए कहता है ऐसे ही निचोड़ू क्या? विंग कहता है आई एम रेडी हस्बैंड। इतना बोल करके वो संतरा वाला प्लेट लेकर के अंदर आ गया हुआ था। वो फोन और टैब वहां पे छोड़ करके और अंदर आने के साथ ही विंग अपना टी शर्ट फटाक से उतार के फेंकता है और कहता है अपने इस स्टेप हस्बैंड को खुश करो जहां पना। वांग जी कहता है हाँ जो हुक्म मेरे आका। और इतना बोल करके विंग खड़ा हो जाता है, वांग जी खड़ा हो जाता है और विंग जो कि संतरा लेके आया हुआ था वो संतरा मुंह में लेता है और उसके बाद वो उसे चूस लेता है, फिर उसको फेंक देता है। फिर उसके साथ वो विंग को लिप्स को अपने साथ इंटरकनेक्ट करते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया हुआ था। विंग उसके टी शर्ट को उतारता है एंड देन वो दोनों शुरू हो गए थे और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी खत्म होता है, क्योंकि बाहर जियांग का कॉल दोबारा से बज रहा होता है और ये दोनों तो अपना एवरीडे में लगे हुए थे। पूरा राउंड खत्म होने के बाद वांग जी विंग से कहता है आर यू हैप्पी नाउ? विंग कहता है थोड़ा सा, बट अभी नेक्स्ट टाइम से किसी के साथ ऐसा मत करना, ठीक है ना? वांग जी कहता है मैं तुम्हारी तरह किसी और से थोड़ी प्यार कर सकता हूँ, तुम तो हमेशा मेरे लिए ही बने हो, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, कंडीशन कोई भी हो, बनना तो तुम्हें मेरा ही है। आई एम सॉरी हे कांटेक्ट की वजह से। तो विंग उसके फेस पे मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है मैं भूल चुका हूँ हस्बैंड, भूल जाओ, ऐसे आज मैं कमांड लेने वाला हूँ। वांग जी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोल करके आज पूरा कमांड विंग लेता है और विंग वांग जी को सेटिस्फाइड कराता है और इसी के साथ ये 1 साल फैन फिक्शन खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।